अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चांद, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत मुआशी महाज पर अपने बज़ाहिर कामयाबी के झंडे गाड़ रही है, दौरों में मसरूफ़ हैं, हर रोज़ नए मुआहदे हो रहे हैं, तो वहाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत कानूनी महाज पर बहुत मुश्किलात से दो चार नज़र आती हैं। आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने ज़ेर समाअत PTI की उन दरख्वास्तों को इलेक्शन ट्राइब्यूनल से वापस ले लिया है जिन दरख्वास्तों में इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली की सीटों के नताइज को चैलेंज किया गया था, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने तीनों कामयाब करार दिए गए नून लीग के MNAs को फॉर्म 45 का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया था, और इसी तरह इन तीनों हलकों के रिटर्निंग अफसरों को भी फॉर्म 45 का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया था। बार बार मौके दिए गए, ऐसा नहीं हुआ, और 15-15 हज़ार रुपये के जुर्माना भी आयद किया गया रिटर्निंग अफसरों पर भी और कामयाब करार दिए गए इन उम्मीदवारों पर भी। मगर इन उम्मीदवारों ने जो इलेक्शन कमीशन के सामने दरख्वास्तें दायर कर रखी थी और कहा था कि इस्लामाबाद का जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है वो तासुब के शिकार है, बहुत जल्दी में नज़र आता है। आज इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में इन तीनों कौमी असम्बली के अरकान के ख़िलाफ़ दायर की गई जो इंतखाबी उज़रदारियाँ थी वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के इस ट्राइब्यूनल से वापस लेने का हुक्म जारी किया है, और ये हुक्म एक उस नए मतनाज़ा कानून के तहत जारी किया गया है जिसको ऑर्डिनेंस की शक्ल में मौजूदा हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर लाया था। इस हुक्म से क्या मुराद है, इसका मतलब क्या है, आखिर नून लीग के कामयाब उम्मीदवार इलेक्शन ट्राइब्यूनल से क्यों भाग रहे हैं और क्यों नहीं अपने फॉर्म 45 का रिकॉर्ड पेश कर रहे, और इसी तरह क्या इलेक्शन कमीशन जिसके रिटर्निंग अफसरों को यह हुक्म था कि वो फॉर्म 45 का रिकॉर्ड पेश करें, वो फॉर्म 45 का रिकॉर्ड तो पेश नहीं कर पाए, मगर इलेक्शन कमीशन क्यों आज के हुक्म के ज़रिए इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल को बाकायदा गैर फाल कर रहा है। इसी के लिए बात करेंगे। आज हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा महर बानो कुरैशी, NA 151 मुल्तान से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, और उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। साकिब बशीर, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या हो रहा है। बज़ाहिर तो नून लीग के जो कामयाब करार दिए गए MNAs से उनको तो फॉर्म 45 जमा कराना चाहिए था इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, उनको 3 मौके भी मिले, जुर्माने भी आयद हुए, तो ये इलेक्शन कमीशन के सामने आ गए, और आज जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है इससे क्या मैसेज जा रहा है आम वोटरों को, आम लोगों को, और दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है? वैसे तो चाहिए तो ये था कि इलेक्शन कमीशन खुश होता कि कोई ऐसा ट्राइब्यूनल भी है पूरे मुल्क में जो बड़ा एक्टिवली जो है वो बैठ रहा है और काम कर रहा है और इसको आगे बढ़ा रहा है, और जल्द जो है वो काम मुकम्मल कर लेगा, बल्कि 180 दिन का जो एक बार होता है उसके अंदर रह कर जो है काम मुकम्मल कर लेगा। लेकिन उसके बरक्स हुआ है पूरे मुल्क में। अगर आप देखें तो मुख्तलिफ जो ट्राइब्यूनल्स काम कर रहे हैं वो इतने एक्टिवली काम नहीं कर रहे, ये हमें ज़हन में रखना चाहिए। लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है कि वो गैर फाल कर दिया है जस्टिस जहांगीरी के ट्रिब्यूनल को, अब नया ट्रिब्यूनल रिटायर्ड जज होगा या सिटिंग जज होगा ये नहीं पता, लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला बड़ा अहमियत का हामिल होगा। उसमें उसने रीजनिंग देनी है, वजूहात देनी है, और सॉलिड वजूहात देनी है। उसकी वजह यह है कि क्यों आप ट्रिब्यूनल चेंज कर रहे हैं, उसमें क्या वो बायस लिखते हैं, क्या वो ये लिखते हैं कि उनकी काबिलियत नहीं थी, उनको लॉ का नहीं पता था, वो इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे थे, या जब वो तेज़ी से चला रहे थे, या क्या था। उसकी वजह यह है कि ये फैसला जैसे ही आएगा तो जो तीनों उम्मीदवार हैं PTI के वो तो चैलेंज कर रहे हैं हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट के सामने मामला जाएगा फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि ये उन्होंने दुरुस्त फैसला किया है। बिल्कुल सही है। और ये कानून जिसके तहत ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है ये भी बड़ा ही एक अजीब और हंगामी बुनियादों पर बनाया गया कानून था। ये कानून है क्या और कैसे ये बनाया? नहीं, हंगामी भी फिर आप देखें 2017 के एक्ट में यह था कि रिटायर्ड जज जो है ट्रिब्यूनल लग सकता है, लेकिन 2023 में जो PDM की गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि नहीं, को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, और वो शफाफियत सिर्फ सिटिंग जज के जरिए आ सकती है। 2023 में खुद इसी हुकूमत ने ये तरमीम लाई, और अब जो है वो अपनी काज के खुद जज बन गए हैं कि आपके सारे केस की वजह क्या थी आपके ख्याल में?
उसकी वजह तब जो लाए थे उसकी वजह अभी जो ये कानून बनाना अभी तो डेफिनेटली आप देखें जैसे जहांगीरी केस चला रहे थे उन्होंने, बल्कि इवन यहाँ तक मतलब वो कह दिया था कि हम तेजी से चलाएंगे, ये सिविल कोर्ट या 199 के तहत नहीं है, 199 के तहत ये केस नहीं चल रहा। तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि इसमें जुर्माना भी होगा, और उन्होंने कहा था कि अगर आप तावन नहीं करेंगे तो आपकी जो रुकनीयत है वो भी मुअत्तल कर सकते हैं। तो ये रीजनिंग है। इस वजह से आप देखें कि जो अचानक हुकूमत ने वो जो ले आए कि रिटायर्ड जज भी लगा सकते हैं, जो हुकूमत खुद कह रही थी रिटायर्ड जज नहीं लगाने, आप खुद ले आए कि केस मुंतकिल करने का अख्तियार, केस मुंतकिल करने का भी, और वो भी ड्यूरिंग, मतलब उसका इफेक्ट भी आप देखें कि अगर 27 मई को या 28 मई को ये ऑर्डिनेंस आया है, उसका इफेक्ट पहले से डाल रहे हैं, मतलब उसके बाद से। ठीक, अब ये बताएं ना कि कल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो ट्राइब्यूनल है वो बैठेगा? जी बिल्कुल, कल की मुकर्रर थी तारीख, मुकर्रर है, अभी भी कॉल लिस्ट पे मौजूद है। कल क्या होगा फिर? अब कल देखेंगे कब इलेक्शन कमीशन के वकील हो सकता है पेश होकर कहें कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है और आपका ट्रिब्यूनल जो है वो खत्म कर दिया। साथ ही जो ऑर्डिनेंस है उसके वाले से भी कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो समाअत करेंगे। हालांकि पहले वो स्टे दे सकते थे, उस लेकिन नहीं दिया। एक दफा ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिया जाए ईसीपी की तरफ से तो फिर तो अब वो एक कोर्ट मैटर बन जाता है, वहाँ पे जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की होती है। तो क्या फिर ईसीपी उस ट्राइब्यूनल को खत्म कर सकती है? कानून क्या कहता है उसमें? इलेक्शन कमीशन में नहीं, बट ट्राइब्यूनल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। मसला ये है कि ये सारे सवालात जो है ये बहुत ट्रिकी सवालात हैं। इन सवालात के जवाबात उसी ऑर्डिनेंस के जो चैलेंज किया हुआ है वहाँ अटॉर्नी जनरल को जैसे आमिर फारूक साहब के पास उसी में आएंगे, क्योंकि इट्स नॉट दैट सिंपल। इसमें जुरिस्डिक्शन, मेहरबानो आप भी तो मुल्तान NA 151 से इलेक्शन हारी हैं और आपने भी चैलेंज किया हुआ है। आपका इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो मुल्तान में है उसके जज साहब जो हैं जस्टिस सरफराज डोगर हैं जी, और आपने कब अपनी अज़रदारी दाखिल की और उस पर क्या हुआ? बड़ी एक मैं क्या कुछ छोटी कहानी है, तवील अरसे में चली है। हमने फ़ाइल किया था जी 29 मार्च को, चालान जमा हुए थे, 30 को जो है रजिस्टर हो गई थी पिटिशन हाई कोर्ट में। उसके बाद उसको टेक अप किया गया पूरे महीने के बाद, 29 अप्रैल को। तो हम तो बस इंतज़ार ही कर रहे हैं, इंसाफ की मैं कब अरसे से मुंतज़िर हूँ। उसके बाद जो पहली हियरिंग हुई 29 अप्रैल को हुई, 29 अप्रैल को हुई, उस पर उन्होंने एतराज़ किया, नोटिस किया और अगली तारीख दी जो कि मेरे ख्याल में मई में थी, 15 मई के, मुझे एग्जैक्ट डेट भूल रही है बट लेट्स से 15 मई के आगे पीछे। उस पे उन्होंने एतराज़ किया कि पिटिशनर खुद यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है। आपके वकील थे? वकील बिल्कुल मौजूद थे। जो एसोसिएट वकील है दिलबर महार साहब वो वहाँ पर थे, और तैमूर मलिक साहब भी थे। तैमूर मलिक साहब सॉरी 29 अप्रैल को वहाँ थे, 15 को ये थे। सजील स्वाति साहब जो कि मेरे लीड काउंसिल हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट में केस था बट माई काउंसिल वॉज प्रेजेंट। वहाँ पे उन्होंने एतराज़ किया कि पिटिशनर क्यों नहीं प्रेजेंट। उनको बताया गया जी पिटिशनर साइफर केस उनके वालिद का लगा है, वो इस्लामाबाद में है। तो उन्होंने कहा 10 जून की तारीख थी। देखिए 15 मई से लेकर 10 जून की तारीख थी, हालांकि हफ्ते के अंदर होना चाहिए। और ये जस्टिस सरफराज डोगर हैं लाहौर हाई कोर्ट के जो ट्राइब्यूनल बने हैं, ये मुल्तान बेंच जी, लाहौर हाई कोर्ट के, और ये मुल्तान बेंच के, ये चीफ जस्टिस है वहाँ पे। तो उन्होंने चीफ जस्टिस नहीं, सीनियर जज है, सॉरी माय मिस्टेक। उन्होंने कहा कि जी 10 जून को अब तारीख लगेगी और पिटिशनर खुद प्रेजेंट हो, वरना नहीं तो मैं पिटिशन को फेंक दूंगा कोर्ट से बाहर। तो मैं बिल्कुल तैयार थी आज वहाँ पेश होने के लिए, मगर 30 मई को हमें पता चला कि जितने भी ट्राइब्यूनल के केसेस हैं वो सब डीलिस्ट हो गए हैं मुल्तान बेंच के आगे से। और मुल्तान बेंच के आगे एक बेंच है, उसके अंदर तीनों डिवीजन साउथ पंजाब के, डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, सबके केसेस लगे हैं। ये कोई दर्जन के करीब है। अच्छा, एक दर्जन के तीनों डिवीजन, एक डिवीजन के एक दर्जन है। नहीं, I don't know the exact figure, मुझे अपना पता है, मेरा देखिए मेरा वहाँ पे है, लेकिन किसी का फैसला नहीं हुआ अभी तक। नहीं, कुछ लोगों के तो नोटिस ही नहीं हुए थे। अच्छा, कुछ लोगों के तो अभी नोटिफाई ही नहीं हुए ना, टेकअप ही नहीं हुए। बार में जो ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं सबसे इस्लामाबाद का कर रहा था, एक्टिवली जो ट्रिब्यूनल काम कर रहा था वो यही ट्रिब्यूनल था जिसको जो है वो तब्दील कर दिया गया, और फिर पंजाब में से मुराद क्या गैर फाल कर दिया गया है? अभी तो गैर फाल ही होना है ना, कोई केसेस है भी नहीं, मतलब आज पिटीशन थी वो एक्सेप्ट हो गई है
और यही तीन, ठीक है ये ट्रांसफर होगा, यही तीन है। लेकिन मसला एक और है ना, पंजाब की जो बात हो रही है, पंजाब में 6 जज भेजे हुए थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो उन्होंने, अब वो तो लगाए नहीं है। वो अप्रैल 5 को भेजे थे, तब से अब तक नहीं लगे। लेकिन अब क्या होगा, ऑर्डिनेंस के बाद रिटायर्ड जज लग जाएंगे। अच्छा, जब रिटायर्ड जज लगेंगे तो फिर केसेस आपको पता है फर्क क्या है रिटायर्ड जजों में और सिटिंग हाई कोर्ट के? उसमें फर्क है। फर्क ये होता है कि रिटायर्ड जो सिटिंग जज है, आप जैसे जंगीरी की बात कर लेते हैं, सिटिंग जज तो उसको केस को सुनता भी है, फिर सिटिंग जज के पावर उसके पास भी होगी, रिटायर्ड जज और ट्रिब्यूनल लगेगा, लेकिन सिटिंग जज का इख्तियार, पावर्स, वो उसका इस्तेमाल, वो सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। सारे इदारे उसको डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं, उनको पता होता है कि ये जो ऑर्डर करेंगे। रिटायर्ड जज की फिर वो जो प्रायोरिटीज़ हैं वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। जवाब दे वो इलेक्शन कमीशन, फिर वो आप लिंगरान भी कर सकते हैं, फिर वो ये कह सकते हैं कि नहीं ये तो माइनर इरेगुलरिटीज़ थी या इस किस्म की चीज़ करके भी वो फैसला देंगे। तो बहुत सारे सवालात तो मौजूद है कि रिटायर्ड जज क्यों लगाए जा रहे हैं। तो आपके ख्याल में कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक, अगर ये जो कानून चैलेंज हुआ है जिसके तहत ये सब कुछ आज किया इलेक्शन कमीशन ने, उस कानून के हवाले से अगर क्या वो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्पेंड भी कर सकते हैं? नहीं, वो ऑर्डर तो अभी चैलेंज होगा, अभी अलग से और इसके साथ क्लब भी हो सकता है। क्लब डेफिनेटली क्लब होगा, तो अभी चैलेंज होगा। फिर चैलेंज होने के बाद उसको सस्पेंड उनको करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि उस पर अमल दरामद ही हो जाए, क्योंकि पहले भी यही हुआ है ना, आप पहले कार्रवाई तो चल रही थी, उसको सस्पेंड नहीं की, बढ़ गई, अब दोबारा चैलेंज होगा। बहरहाल जी, ये फॉर्म 45 का भूत जो है वो हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ रहा, और वो हुकूमत आगे आगे है और ये भूत पीछे पीछे है, चाहे वो ट्राइब्यूनल की शक्ल में हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ के आपके लीडरान के बयानात की शक्ल में हो। छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अब ऐसा क्या कर सकते हैं कल कि ये मामला जो है आगे बढ़े, या फिर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा ट्राइब्यूनल। एक वक्फे के बाद।